अब हम अगले बिंदु पर आते हैं और वह है संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यता। कौन सदस्य बन सकते हैं, कौन बने हैं, आदि आदि। यदि सदस्यता की बात करें तो संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में दो प्रकार के सदस्य हैं, दो प्रकार के सदस्यों का प्रावधान है, व्यवस्था है। पहला तो, और इस चार्टर में, संघ के चार्टर में अनुच्छेद 3 से अनुच्छेद 6 तक इसके बारे में विस्तार से उल्लेख है। मैंने पूर्व में ही जिक्र किया है कि चार्टर के अपने अध्याय हैं, उसके अपने अनुच्छेद हैं। तो 3 से 6 अनुच्छेद में सदस्यता का विवरण है। पहले तरह के सदस्य तो वो हैं जिन्हें हम प्राथमिक सदस्य कहते हैं, प्राइमरी मेंबर्स। प्राथमिक सदस्य ये वे सदस्य हैं जिन्होंने सैन फ्रांसिस्को के उस सम्मेलन में भाग लिया था जहां पर अटलांटिक चार्टर स्वीकार किया गया था। बात स्पष्ट है। प्राथमिक सदस्य वे सदस्य हैं जो एक तरीके से संस्थापक सदस्य हैं, जिन्होंने सैन फ्रांसिस्को के सम्मेलन में भाग लिया था। उन्हें प्राइमरी मेंबर कहा गया, क्योंकि ये पहले लोग थे जिन्होंने स्वीकार किया इस चार्टर को लागू करने, स्पिरिट में, उसकी आत्मा के सहित लागू करने की बात स्वीकार की। इन्हें प्राइमरी मेंबर का दर्जा दिया गया। और दूसरे सदस्य वे हैं जो निर्वाचित सदस्य कहलाते हैं। मैं संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यता की बात कर रहा हूं अभी, यूएनओ एज ए होल। तो पहले होते हैं प्राथमिक सदस्य, दूसरे होते हैं निर्वाचित सदस्य। ये वे लोग हैं जो संयुक्त राष्ट्र संघ के सिद्धांतों को, उसके उद्देश्यों को स्वीकार करते हुए एक प्रार्थना पत्र देकर सदस्य बने हैं। इनके द्वारा आवेदन किया जाता है। प्राइमरी सदस्यों के द्वारा ऐसा नहीं किया गया, ये तो संस्थापक सदस्य थे। लेकिन उसके बाद जो लोग इसकी सदस्यता लेने के इच्छुक हैं, उनको इस प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है जिसमें उन्हें ये स्पष्ट करना होता है कि वे उद्देश्यों से और सिद्धांतों से पूर्ण रूपेण सहमत हैं और सदस्य बनने पर उसके अनुपालन के लिए बाध्य हैं। ऐसा करते हुए, ऐसा लिखते हुए उन्हें एक प्रार्थना पत्र सदस्यता की अनुरोध का देना होता है। यदि ऐसा होता है तो संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यता के लिए इनके ये आवेदन महासभा में स्वीकृति के लिए भेजे जाते हैं। और महासभा वह संस्था है जो संयुक्त राष्ट्र संघ की सबसे बड़ी संस्था है। संयुक्त राष्ट्र संघ की जो सर्वोच्च संस्था है, सर्वोच्च, उसका नाम है महासभा, जनरल असेंबली। इसमें सभी देश जो सदस्य हैं उनका प्रतिनिधित्व रहता है। वर्तमान में, जैसा मैंने पूर्व में बताया, 193 सदस्य देश इसके सदस्य हैं, यानी 193 लोग महासभा में रहते हैं। लेकिन महासभा में यह आवेदन जाने से पूर्व, प्रार्थना पत्र जाने से पूर्व, वह सुरक्षा परिषद से जाता है। सुरक्षा परिषद एक छोटी संस्था है, संयुक्त राष्ट्र संघ के बैनर के अंतर्गत ही आने वाली एक छोटी संस्था है जिसका नाम है सुरक्षा परिषद या सिक्योरिटी काउंसिल। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, इस संस्था का मुख्य दायित्व सुरक्षा, या बल्कि कहना चाहिए एकमात्र दायित्व सुरक्षा है। ये सुरक्षा से जुड़े मामलों को देखती है संयुक्त राष्ट्र संघ के बैनर के नीचे, और इसकी सदस्य संख्या बहुत कम है। इस पर विस्तार से हम आगे जाएंगे। फिलहाल आप ये जानें कि प्रार्थना पत्र सुरक्षा परिषद में जाता है, और यदि सुरक्षा परिषद उसे स्वीकार कर लेती है, इस आवेदन को, इस प्रार्थना पत्र को, तो अनुमोदन के लिए वह महासभा में जाता है। दूसरे शब्दों में, महासभा वह संस्था है जिसके माध्यम से सदस्यता मिलती है, और सुरक्षा परिषद वह संस्था है, वह भाग है जो आवेदनों की छानबीन करके
उस पर निर्णय लेता है कि ये महासभा में भेजने लायक है कि नहीं। दूसरे शब्दों में, संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा की सदस्यता सुरक्षा परिषद के समर्थन और महासभा की स्वीकृति से होता है। ये शब्द आप देखेंगे, समर्थन किसका? सुरक्षा परिषद का, और स्वीकृति किसकी? महासभा की। अंतिम स्वीकृति उसकी महासभा की होती है, जिसमें 193 सदस्य हैं। सदस्य, ये जो संघ है, किसी भी सदस्य को यदि वह चार्टर के सिद्धांत का अतिक्रमण करता है तो सुरक्षा परिषद के समर्थन और महासभा के निर्णय के अनुसार निकाल भी देता है। दूसरे शब्दों में, किसी की सदस्यता बनाने और उस किसी देश की सदस्यता को समाप्त करने में दो संस्थाएं अहम हैं। पहला सुरक्षा परिषद और दूसरा महासभा। महासभा वह जिसे हम जनरल असेंबली कहते हैं, सुरक्षा परिषद वह जिसे हम सिक्योरिटी काउंसिल कहते हैं। तो यदि कोई भी सदस्य मेंबर जो सदस्य बन गया है चार्टर की अवहेलना करता है किसी रूप में सदस्य बनने के बाद, चार्टर के नियमों का पालन नहीं करता है, तो उसे निष्कासित किया जा सकता है। और निष्कासन भी सुरक्षा परिषद और महासभा दोनों के सामंजस्य से होता है, जिसमें सुरक्षा परिषद जो है वह समर्थन करेगा और उसके बाद महासभा उस पर निर्णय लेगी, स्वीकृति या अस्वीकृति का। संघ की जब स्थापना हुई थी तब इसके सदस्यों की संख्या कितनी थी? मैंने आपको पूर्व में बताया था 51, और वर्तमान में इसमें 193 सदस्य हैं। आप सोच सकते हैं कि गत 75 वर्षों के काल में संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्य संख्या 51 से लगभग 200 छू रही है, यानी करीब 150 सदस्य या 140 सदस्य बढ़े हैं। अब यहाँ की भाषा की बात करें तो चूंकि ये एक वैश्विक संस्था है, संयुक्त राष्ट्र संघ ने सुनिश्चित किया है कि विश्व के हर सदस्यों के पास उनकी जानकारियाँ, उनकी सूचना, उनकी गतिविधि की जानकारियाँ ऐसी भाषा में पहुँचे जो वहाँ बोली जाती हो। इसका अर्थ ये नहीं कि हर क्षेत्र की अपनी अपनी भाषा में संयुक्त राष्ट्र संघ अनुवाद करके उसको भेजता है, बल्कि उसने कुछ भाषाएं अनुसूचित की हैं जिन भाषाओं में वे अपने कार्यकलापों को लिखता है और उसको भेजता है। ये भाषाएं कौन सी हों? अंग्रेजी पहला, चीनी दूसरा, स्पेनिश तीसरा, फ्रेंच चौथा और रूसी भाषा पांचवा। कितनी भाषाएं हो गई? 5 भाषाएं। संयुक्त राष्ट्र संघ की आधिकारिक स्तर पर स्वीकृत भाषाएं 5 हैं। ये हो गई संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यता संबंधी जानकारी। इसमें कुछ और बिंदु आपको जानने जरूरी हैं और उनमें आगे अब हम बढ़ते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग, उसके कौन कौन से अंग हैं? अभी मैंने 2 अंगों का जिक्र किया, एक महासभा और दूसरा सुरक्षा परिषद। और बात करते हुए आपको बताया कि महासभा जो है वह सभी सदस्य मेंबरों का प्रतिनिधित्व करती है, यानी उसमें सभी सदस्य राष्ट्रों के प्रतिनिधि उसमें रहते हैं। तो इस प्रकार ये पहली संस्था महासभा संयुक्त। तो इसके बिंदुवार हम कुछ बातें जान लें। पहली बात, सभी सदस्य महासभा के सदस्य, जिसने भी सदस्यता का आवेदन किया और वह स्वीकार हो गया तो वो महासभा का सदस्य बन जाता। दूसरा, प्रत्येक देश को अधिक से अधिक 5 प्रतिनिधि भेजने का अधिकार है एक साथ, क्योंकि एक हॉल की एक कैपेसिटी होती है, महासभा की जहां मीटिंग होती है उसकी भी एक क्षमता है, सीटिंग कैपेसिटी है। और व्यर्थ में इतने ज़्यादा सदस्य
कोई एक इतने ज़्यादा प्रतिनिधि कोई एक देश ना भेज दे, इसलिए उसकी सीमा तय कर दी गई है। 5 प्रतिनिधियों का दल एक राष्ट्र भेज सकता है, एक सदस्य राष्ट्र भेज सकता है। कहाँ? महासभा के किसी भी कार्यक्रम में, महासभा की मीटिंग आदि में। लेकिन तीसरा बिंदु, यद्यपि 5 सदस्य अधिकतम एक प्रतिनिधि मंडल में हो सकते हैं एक देश के, पर उनका वोट एक ही गिना जाएगा। ऐसा नहीं है कि किसी देश ने 5 भेजा, किसी देश के का प्रतिनिधि मंडल 5 लोगों का है तो 5 वोट हों, किसी का 3 लोगों का प्रतिमंडल है तो 3 वोट हों, ना, सभी देशों को एक वोट, एक देश एक वोट, अर्थात 193 देश तो 193 वोट। चौथा बिंदु, महासभा जो है वह संयुक्त राष्ट्र संघ की विधायिनी संस्था है। विधायिनी संस्था अर्थात जो विधान है, जो उसका संविधान है, उसका निर्माण बनाने वाली, उसको देखने वाली, उसको कानूनी जामा पहनाने वाली संस्था महासभा, तो विधायिनी संस्था। अगला बिंदु, इसकी बैठक वर्ष में एक बार अवश्य होती है। इसकी बैठक वर्ष में एक बार अवश्य होती है तथा विशेष परिस्थितियों में सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर या अधिकांश सदस्यों के अनुरोध पर विशेष महासभा बुलाने का प्रावधान है। तो यानी अगला बिंदु जो हमने देखा, वर्ष में एक बैठक आवश्यक, किसकी? महासभा की। उसके बाद उसका अगला बिंदु, विशेष परिस्थितियों में इसकी विशेष बैठक बुलाई जा सकती है, बशर्ते सुरक्षा परिषद अनुरोध करे या महासभा के अधिकांश सदस्य अनुरोध करें, तो विशेष परिस्थितियों में इसकी बैठक विशेष महासभा के रूप में रखने का प्रावधान है। अगला बिंदु, इसका कार्य क्या है? शांति, सुरक्षा और मानवाधिकार से संबंधित सभी मामलों पर विचार करना। इसके कार्य मूल रूप से 2 हैं, हम कह सकते हैं, बल्कि 3 हैं। एक तो शांति, सुरक्षा और मानवाधिकार, इनके संबंधित मामलों पर विचार करना, निर्णय लेना, बहस करना, वाद विवाद करना और किसी निष्कर्ष पे पहुंचना। दूसरा कार्य इसका है महासचिव की नियुक्ति करना। मैंने जैसा पहले आपको बताया कि संयुक्त राष्ट्र संघ का जो प्रशासनिक मुखिया होता है उसे कहते हैं महासचिव। क्या कहते हैं? महासचिव। अंग्रेजी में उसे क्या कहते हैं? सेक्रेटरी जनरल। सेक्रेटरी जनरल, जनरल माने मुख्य, सचिवों में मुख्य, इसीलिए वो महासचिव। बहुत से सचिव हैं, इनके विभिन्न विभागों के सचिव हैं, लेकिन उन सब में एक महासचिव है जिसे सेक्रेटरी जनरल कहा जाता है, जो वर्तमान में पुर्तगाल से हैं। तो ये तो दूसरा कार्य हो गया। और तीसरा कार्य यूएनओ का है सदस्यता संबंधी, सदस्य बनाना या सदस्यता से निष्कासित करना। तो इस प्रकार सुरक्षा परिषद के साथ मिलकर ये बहुत से कार्य करता है। अगला बिंदु महासभा से संबंधित ये है कि महासभा सुरक्षा परिषद के जो गैर स्थायी सदस्य होते हैं, ऐसे ही न्यायालय, जो उनकी एक अपनी न्यायालय भी है जिसका हम जिक्र करेंगे, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, उसके न्यायाधीशों की नियुक्ति भी सुरक्षा परिषद करता है। सो नियुक्त के मामले में उसके अधिकार क्षेत्र में क्या क्या आता है? न्यायाधीशों की नियुक्ति। कौन से न्यायाधीशों की? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। इस संस्था के बारे में हम आगे विस्तार से पढ़ेंगे, लेकिन अभी आप फिलहाल जान लें कि इसमें जो जज हैं, इसमें जो न्यायाधीश होते हैं, इनकी नियुक्ति, चयन और नियुक्ति संयुक्त राष्ट्र संघ में महासभा करती है। ऐसे ही महासचिव की तो करती ही है नियुक्ति, और उसके अलावा भी जो सिक्योरिटी काउंसिल है, सुरक्षा परिषद है, इसमें जो 12-13 स्थायी अस्थायी सदस्य होते हैं,
अस्थायी सदस्य, ये शब्द आप याद रखिएगा, बाद में हम इनके बारे में और जानेंगे जब इनकी चर्चा करेंगे। फिलहाल आप जानें कि सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों का चयन और उसकी नियुक्ति का ये भी महासभा का एक मुख्य कार्य है। अगला कार्य महासभा का क्या है कि वो जो हर साल हर वर्ष जो महासभा की जो असेंबली होती है, महासभा की जो मीटिंग होती है, महासभा की जो बैठक होती है, जब भी होती हो मिनिमम एक तो होना ही है। इसे हम अधिवेशन कह सकते हैं, विशेष अधिवेशन या वार्षिक अधिवेशन। तो जो भी अधिवेशन होते हैं उसके लिए एक अध्यक्ष और 7 उपाध्यक्षों का चयन महासभा करती है। दूसरे शब्दों में, हर अधिवेशन के लिए एक अध्यक्ष का चयन होता है और उसकी मदद के लिए 7 उपाध्यक्षों का चयन होता है, और ये चयन कौन करता है? महासभा ही करती है। अध्यक्ष किसका? महासभा का अध्यक्ष। जब भी महासभा का अधिवेशन होगा तो उसमें 193 देशों के प्रतिनिधि बैठते हैं। कई देश एक प्रतिनिधि भेजते हैं और कई देश अधिकतम 5 भेजते हैं। तो आप कल्पना करिए, लगभग 1000 सदस्य उस हॉल में रहते होंगे जहां पर ये अधिवेशन चलता है। उस 1000 लोगों की बैठक को संचालित करने के लिए जो व्यक्ति है उसका नाम है अध्यक्ष। क्या है? अध्यक्ष। महासभा का अध्यक्ष, महासचिव नहीं। महासचिव केवल प्रशासनिक कार्यों के लिए होता है। ये है अध्यक्ष। तो अध्यक्ष, हर अधिवेशन के लिए एक अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है और 7 उपाध्यक्ष नियुक्त किया जाता है। इनकी नियुक्ति का कार्य भी महासभा करती है। तो यदि नियुक्तियों की बात करें तो हमने देखा महासचिव की नियुक्ति, अध्यक्ष की नियुक्ति, 7 उपाध्यक्ष की नियुक्ति, उसके बाद अस्थायी सदस्यों का चयन, उसके बाद न्यायालय के न्यायाधीशों का चयन आदि आदि। इस प्रकार ये 6-7 नियुक्तियां और चयन भी महासभा के कार्यक्षेत्र के दायरे में आता है। इसका जो 8वां अधिवेशन हुआ था, 8वां सत्र हुआ था, इसकी जो अध्यक्ष थी उनका नाम था श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित, जो एक भारतीय थी। महासभा प्रतिवर्ष अपने अधिवेशनों के लिए अध्यक्ष चुनता है। ये भारत का भी सौभाग्य था कि श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित, एक भारतीय और वह भी एक महिला, भारत की ओर से संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक की अध्यक्षता करने वाली, उसके अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाली पहली भारतीय थी, और वो भी महिला। महासभा अपने कार्य चलाने के लिए 7 समितियों का गठन करता है और हर एक समिति का एक उपाध्यक्ष होता है। ठीक, ये अगला कार्य हो गया। प्रत्येक राष्ट्र अपना एक प्रतिनिधि हर समिति में भेज सकता है, आवश्यक नहीं है। लेकिन उसके जो अधिकतम जो सदस्य संख्या है के साथ वो हर समिति में, जो भी 7 समितियां हैं उसमें एक सदस्य भेज सकता है। सवाल ये आता है कि अधिकतम सीमा तो 5 है और समितियां 7 हैं, तो कैसे होता होगा? एक सदस्य एक से ज़्यादा समिति की सदस्यता ले सकता है उस राष्ट्र के प्रतिनिधि के नाते। समितियों के नाम की यदि हम बात करें, महासभा की समितियां जो महासभा के विभिन्न मुद्दों, मसलों पर कार्य करती है, तो उसमें पहला नाम है राजनीतिक और सुरक्षा समिति। सबसे महत्वपूर्ण, क्योंकि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जो सबसे अहम मामले हैं, मुद्दे, वो मूलतः राजनीतिक हैं और सुरक्षा संबंधी हैं। युद्ध और शांति, इससे जुड़ी हुई जो समिति है वह है राजनीतिक और सुरक्षा समिति, पहला। दूसरा, आर्थिक एवं वित्तीय समिति, आर्थिक समिति एवं वित्तीय समिति जो मुद्रा संबंधी मामलों को देखती है। तीसरा है सामाजिक समिति। चौथा, मानवीय तथा सांस्कृतिक समिति। पांचवा, प्रशासनात्मक और
बजट समिति। प्रशासनात्मक और बजट समिति से तात्पर्य यह है कि जो यूएनओ का पूरा प्रशासन देखती है, यूएनओ का पूरा एडमिनिस्ट्रेशन देखती है, यूएनओ को सुचारू रूप से चलाने की व्यवस्था करती है, उसके लिए भवन की ज़रूरत, उसके लिए मैन पावर की ज़रूरत, अधिकारियों की ज़रूरत, निम्न श्रेणी के कर्मचारियों की ज़रूरत, उनकी तनख्वाह, उसके अन्य खर्च, ये बजट में आएगा। तो प्रशासनिक और अपने प्रशासन से संबंधित बजट, आय व्यय को जो तय करती है या उसको जो देखती है वह कहलाती है प्रशासनात्मक और बजट समिति। अगली है संरक्षण समिति, उसके बाद कानूनी समिति और अंतिम है विशेष राजनीतिक समिति। अंतिम है विशेष राजनीतिक समिति। तो इस प्रकार ये 7 समितियां कार्य करती हैं महासभा के अंतर्गत, और इन समितियों में हर राष्ट्र अपना एक सदस्य भेज सकता है। तो इस प्रकार समितियों का कार्यक्षेत्र विभाजित है, बंटवारा है, और कार्यक्षेत्र बड़ा स्पष्ट है, जैसा कि इन समितियों के शीर्षक से स्पष्ट है। संयुक्त राष्ट्र संघ की संरचना या संयुक्त राष्ट्र संघ के विभिन्न अंगों की बात करें तो सबसे पहला अंग है उसका महासभा, दूसरा सुरक्षा परिषद, तीसरा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, चौथा आर्थिक और सामाजिक परिषद, पांचवा संरक्षण परिषद और छठवां सचिवालय। ये विभिन्न अंग अपने तय स्वतंत्र रूप से काम करते हैं। अब यदि इनके प्रमुख अंगों की संरचना को हम देखें, इनके कार्यशैली को देखें, इनके कार्य विभाजन को देखें, शैली नहीं कार्य विभाजन को देखें, तो देखिए सबसे पहले आप देखेंगे इस इमेज में यहाँ पर कि आम सभा जिसे हम कहते हैं महासभा, जिसमें 193 सदस्य, सभी को एक समान मत, प्रमुख निर्णयों के लिए 2/3 बहुमत की जरूरत होती है। 2/3 लोगों का सपोर्ट हो यदि कोई प्रमुख निर्णय हो, और ये निर्णय जो होंगे वो सभी पर बाध्य होते हैं। तो महासभा में कोई सा भी प्रस्ताव पास होना हो तो कितने सदस्यों की आवश्यकता है? कितनों के समर्थन की? 2/3 सदस्यों के समर्थन की आवश्यकता है। ये तो हुआ महासभा। अब महासभा के साथ साथ आप देखेंगे यहाँ पर सहायक निकाय, ये सहायक समितियां हैं। सहायक निकाय मतलब जो ऐसी समितियां जो अन्य क्षेत्रों में मदद करती हैं। ये सहायक निकाय में क्या क्या है? सैन्य समिति, अंतर्राष्ट्रीय अपराध, न्यायाधिकरण, शांति संस्थापक समर्थन अभियान और मिशन। अब ये सहायक निकाय जो है, इसमें कई बार किसी विशेष उद्देश्यों से भी कुछ समितियां बनाई जाती हैं। उदाहरण के लिए पूर्व यूगोस्लाविया, रुवांडा, ये कुछ ऐसे देश थे पूर्व में जहां पर कुछ राजनीतिक समस्याएं थीं, अंदरूनी समस्याएं थीं, लेकिन विश्व शांति को खतरा था। तो इसके लिए विशेष निकाय बनाए गए थे और इसका उद्देश्य था शांति की स्थापना करना वहाँ। तो शांति स्थापक अभियान और उसके मिशन के लिए ये सहायक निकाय। सहायक निकाय सुरक्षा परिषद के इशारों पर काम करता है। महासभा के बाद सुरक्षा परिषद दूसरे नंबर की सबसे महत्वपूर्ण संस्था है। सुरक्षा परिषद का जिक्र करते हुए, जिसे अंग्रेजी में सिक्योरिटी काउंसिल भी कहते हैं, मैंने बताया था कि इसके अस्थायी सदस्यों का चुनाव महासभा के द्वारा होता है। अब ये अस्थायी सदस्य कितने हैं? 10। कुल मिलाकर इसके 15 सदस्य हैं। सुरक्षा परिषद के कुल मिलाकर 15 सदस्य हैं। 15 सदस्यों में 5 स्थायी हैं और 10 अस्थायी सदस्य हैं।
ये क्या है, दोनों में क्या अंतर है। एक तो मैंने बताया था संस्थापक सदस्य, इसमें किसी तरह का आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। स्थायी सदस्य, संस्थापक सदस्य अलग अलग बातें हैं। संस्थापक सदस्य वे जो 51 देशों से जुड़े हुए हैं जिन्होंने स्थापना के दिन सैन फ्रांसिस्को में चार्टर पर हस्ताक्षर किए थे, ये होते हैं संस्थापक सदस्य। और स्थायी सदस्य वो जो सुरक्षा परिषद में स्थायी रूप से उसके सदस्य हैं। अन्य 10 सदस्य रोटेशन में रहते हैं, अन्य 10 सदस्य बदलते रहते हैं, और ये अस्थायी सदस्य कहलाते हैं जिनका चयन कौन करता है, महासभा करती है, जैसा मैंने पूर्व में बताया। दोनों के कार्यक्षेत्र या पावर में क्या अंतर है, बहुत बड़ा अंतर है। और ये जो अंतर है सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्य और अस्थायी सदस्यों के बीच का जो अंतर उनके अधिकार का, वह बहुत बड़ी आलोचना का एक मुद्दा बना हुआ है। स्थायी सदस्यों में 5 देश हैं, चीन, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन और अमेरिका। आप यदि नक्शे को देखें, विश्व के नक्शे को, विश्व के नक्शों में आपको ये 5 देश दिख रहे हैं। मैं पुनः दोहरा दूं, चीन, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन और अमेरिका। ये स्थायी सदस्य क्यों बने, इन्हें स्थायी क्यों रखा गया है। और उसमें भी ब्रिटेन जैसा एक छोटा सा देश जो जनसंख्या और क्षेत्रफल में बड़ा छोटा है, फ्रांस जो जनसंख्या और क्षेत्रफल में बड़ा छोटा है, उसके बाद चीन और अमेरिका और रूस, ये तो फिर भी थोड़ा समझ में आता है कि बड़ा इनकी जनसंख्या भी है अच्छी, बहुत क्षेत्र भी है, इनका अपना प्रभाव भी है। इस पर हम आगे जो विवाद है उस पर चर्चा करेंगे। फिलहाल आप जान लें कि इस नक्शे में स्थायी सदस्य 5 हैं, वो ये हैं। ये स्थायी सदस्य इतने ताकतवर हैं कि पूरे 193 सदस्यों में किसी एक प्रस्ताव पर यदि 192 सदस्यों ने सहमति दी और इन 5 में से किसी एक सदस्य ने सहमति नहीं दी उस प्रस्ताव के पक्ष में, तो 192 के द्वारा पारित प्रस्ताव भी रद्द माना जाएगा। मैं पुनः दोहरा दूं, ये जो 5 देश जो आप नक्शे में देख रहे हैं, इन 5 देशों में से किसी भी एक देश ने यदि महासभा द्वारा या सुरक्षा परिषद द्वारा किसी प्रस्ताव को रद्द कर दिया, किसी प्रस्ताव के विरोध में कहा, तो चाहे वो सुरक्षा परिषद के अन्य 192 देश हों, महासभा के अन्य 192 देश हों, या सुरक्षा परिषद के 15 में से 14 देश हों, वो प्रस्ताव पारित नहीं माना जाएगा। इसको कहते हैं निषेधाधिकार। निषेधाधिकार, निषेध करने का अधिकार, रद्द करने का अधिकार, ना कहने का अधिकार। अंग्रेजी में इसे कहते हैं वीटो। क्या कहते हैं? वीटो, VETO, वीटो का अधिकार इन 5 देशों को मिला हुआ है। ये 5 देश स्थायी सदस्य हैं। इनका चयन नहीं होता, ये तो वहाँ के स्थायी सदस्य हैं सुरक्षा परिषद के। तो इस प्रकार निषेधाधिकार का जो अधिकार इनको मिला हुआ है, वह इनको दुनिया में बहुत ताकतवर बना देता है। मैंने जैसा कहा, उदाहरण एक देखिए, दुनिया में किसी एक मामले को लेकर 192 देश महासभा में कहते हैं कि ये ऐसा होना चाहिए। या कश्मीर का मुद्दा ले लीजिए, कश्मीर के मुद्दे को लेकर भारत सफल होता है दुनिया में अपनी बात रखने के लिए, और जब मतदान होता है तो 192 देश
मतदान करते हुए भारत के इस प्रस्ताव का समर्थन करते हैं कि कश्मीर भारत का अंग है। लेकिन यदि 193वां देश, जो इन 5 में से कोई सा एक हो, यदि उसके खिलाफ मत डालेगा तो वो 192 का प्रस्ताव भी रद्द माना जाएगा। 192 का प्रस्ताव कैंसिल माना जाएगा, उसका कोई प्रभाव नहीं होगा। कितनी बड़ी ताकत है। और इसके परिणाम क्या हैं? ऐसे निषेधाधिकार का जो अधिकार इन 5 राष्ट्रों को दिया गया है, इसके परिणाम क्या हैं? इसके कारण राजनीति कैसी हो रही है, इस पर हम आगे चर्चा करेंगे। पर फिलहाल आप जान लें कि 5 स्थायी सदस्यों को यह निषेधाधिकार या वीटो का अधिकार दिया गया है और वे 5 सदस्य ये हैं। बाकी जो 10 हैं अस्थायी सदस्य, इनका चुनाव मैंने बताया महासभा द्वारा, आम सभा द्वारा किया जाता है हर 2 वर्ष के लिए, और 2 वर्षों के लिए होता है। निर्णय सभी सदस्यों पर बाध्य है, सभी सदस्यों को इसका निर्णय मानना होता। बात स्पष्ट हो गई। ये हुआ सुरक्षा परिषद। ये जो सहायक निकाय है सुरक्षा परिषद के इशारे पर काम करते हैं। ऐसे ही सुरक्षा परिषद के साथ एक और संस्था जुड़ी है, बल्कि मैं कहूँगा सुरक्षा परिषद वह न्यूक्लियस है जिसके चारों ओर, जैसा आप इस नक्शे में देख रहे हैं, संस्थाएं जुड़ी हुई हैं। सुरक्षा परिषद से और कौन कौन से संगठन संबद्ध हैं और किन किन संस्थाओं को जोड़ दिया गया है? अंतर्राष्ट्रीय आणविक अपराध IAEA, जिसके नाम से ज़्यादा जाना जाता है, अंतर्राष्ट्रीय आणविक अपराध। ये आम सभा और सुरक्षा परिषद दोनों के प्रति उत्तरदायी है। नक्शे में दिख रहा है इस एरो के माध्यम से कि वह आम सभा की ओर और सुरक्षा परिषद की ओर, दोनों की ओर वो देखती है, दोनों से उसका संबंध है, क्योंकि वो आपराधिक मामलों से जुड़ा है और आम सभा तो वैसे ही सर्वोच्च संस्था है। एक और संस्था जो सुरक्षा परिषद से जुड़ती हुई आपको यहाँ दिखाई दे रही है, वह है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय भी संबंध संगठन की तरह सुरक्षा परिषद से जुड़ा हुआ है और साथ ही आम सभा से जुड़ा हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय क्या है? इसमें 15 न्यायाधीश होते हैं। कितने न्यायाधीश? 15। सुरक्षा परिषद में कितने सदस्य? 15। 15 में 5 स्थायी, 10 अस्थायी। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में 15 जज चुने जाते हैं महासभा के द्वारा, और वे 15 जजों का कार्यकाल 9 वर्ष का होता है। कितना बड़ा लंबा कार्यकाल दिया हुआ है, ताकि वे लंबे काल तक के अपने अनुभव को अंतर्राष्ट्रीय मामलों में उसका समुचित उपयोग कर सकें, अपने अनुभवों का। 15 सदस्य इस न्यायालय में हैं और 9 वर्ष का इनका कार्यकाल है। और ये जो न्यायालय है यह बैठता है द हेग में, HAGUE। देखिए हेग कहाँ है? द हेग। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय यही है। एक तरीके से कहना चाहिए कि जैसे एक देश का सर्वोच्च न्यायालय होता है, जैसे भारत का सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली में है, ऐसे ही यह अंतर्राष्ट्रीय मामलों को सुलझाने का सर्वोच्च न्यायालय है। अंतर्राष्ट्रीय मामले क्या हो सकते हैं? ऐसे मामले जो अशांति ला रहे हों, ऐसे मामले जिस पर अपराधियों के प्रत्यर्पण की बात हो, ऐसे मामले जिस पर किसी एक देश पर यह आरोप लग रहा हो कि वह चार्टर के उद्देश्यों का या उसके सिद्धांतों का पालन नहीं कर रहा है, ऐसे मामले जो दो देश की सीमाओं से संबंधित हो, सीमा विवाद हो, नदी जल विवाद हो, आदि आदि। ये सब ऐसे विवाद हैं, ऐसी समस्याएं जो एक से ज़्यादा देशों को उलझाती हैं, उसको कोई संबंधित देश अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में रख सकता है। न्याय की प्राप्ति के लिए अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में जा सकता है। तो इस प्रकार ये एक बहुत अहम संस्था है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में
द हेग में। अब इसमें इसका जो चुनाव होता है वो, जैसा मैंने बताया, सुरक्षा परिषद और महासभा दोनों मिलकर करते हैं। पूर्ण बहुमत के द्वारा ही इनकी नियुक्ति होती है और मुख्यालय हेग में है। इस प्रकार हमने देखा कि महासभा से जुड़ा हुआ सुरक्षा परिषद और सहायक निकाय सुरक्षा परिषद से जुड़ा है, संबंधित संगठन सुरक्षा परिषद और महासभा से जुड़े हैं, और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय भी सुरक्षा परिषद और महासभा से जुड़े हुए हैं। ये तो हो गया सबसे ऊपर का ताना बाना। अब आम सभा के साथ कुछ अन्य संस्थाएं भी हैं। सुरक्षा परिषद की बात यहाँ लगभग समाप्त हो गई। अब हम आते हैं आम सभा के साथ जुड़ी हुई कुछ अन्य संस्थाएं। वैसे तो देखा जाए, जो यहाँ से स्पष्ट है कि लगभग सभी संस्थाएं जो संयुक्त राष्ट्र संघ के मातहत हैं वे सभी आम सभा से जुड़ी हुई हैं, लेकिन कुछ संस्थाएं सुरक्षा परिषद से भी जुड़ी हैं, जिसका जिक्र मैं कर चुका हूं। तो अभी तक हमने ऐसी संस्थाओं को देखा जो सुरक्षा परिषद और आम सभा दोनों से जुड़ी हुई है। अब हम ऐसी कुछ संस्थाओं की ओर बढ़ते हैं, ऐसे कुछ अंगों की ओर बढ़ते हैं। संस्थाओं से मेरा अर्थ है अंग। ऐसे कुछ अंगों की ओर बढ़ते हैं जो आम सभा से जुड़ी हैं, सुरक्षा परिषद का उसमें कोई दखल नहीं है। अर्थात ये बात स्पष्ट है कि ये वो संस्थाएं होंगी जिनका सुरक्षा से डायरेक्ट कोई वाकया नहीं होगा, क्योंकि सुरक्षा परिषद का संबंध सुरक्षा से है, शांति से है, अयुद्ध से है। तो अब ये बाकी संस्थाएं जो सुरक्षा के मामले से नहीं जुड़ी हैं, वे किसको रिपोर्ट करती हैं? सीधा महासभा को। अब ये कौन सी संस्थाएं हैं? इसमें सबसे अहम संस्था जो है वह है सचिवालय। सचिवालय क्या है? सचिवालय एक तरीके का सेक्रेटेरिएट है। अंग्रेजी में इसे हम सेक्रेटेरिएट कहते हैं। सेक्रेटेरिएट वह भवन है या वह स्थल है या वह कार्यालय है जो संयुक्त राष्ट्र संघ की सारी गतिविधियों का रिकॉर्ड रखता है। संयुक्त राष्ट्र संघ, महासभा, सुरक्षा परिषद, इनके समस्त आदेशों का एक तरीके से वह पोस्ट ऑफिस है जहां से सारी सूचनाएं संबंधित देशों को, संबंधित सदस्यों को भेजी जाती हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ की कार्यशैली को सुचारू रूप से चलाने की जिम्मेदारी इस सचिवालय की है, जिसके मुखिया हैं महासचिव। सचिवालय का कार्य अन्य प्रमुख संगठनों के कार्यों के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्टाफ से बना है। इस सचिवालय में कौन लोग बैठते हैं, कौन लोग कार्य देखते हैं? ये क्या कोई एक देश का कार्य है? संयुक्त राष्ट्र संघ तो वैश्विक संस्था है। तो चूंकि ये वैश्विक संस्था है, इसके सभी कार्यालयों में विश्व के सदस्य देशों के कर्मचारी, सदस्य देशों के लोग अधिकारी कर्मचारी के रूप में यहाँ नियुक्त होते हैं। दूसरे शब्दों में इनका पूरा स्टाफ अंतर्राष्ट्रीय स्टाफ होता है, किसी एक देश का नहीं होता। और इसका प्रधान महासचिव है, जिसकी नियुक्ति सुरक्षा परिषद की सलाह पर आम सभा या महासभा द्वारा की जाती है। सलाह कौन देता है? सुरक्षा परिषद। और महासचिव कितने समय के लिए नियुक्त होता है? 5 वर्ष के लिए। इसका कार्यकाल होता है 5 वर्ष। मैं एक बार फिर से थोड़ा सा दोहराऊं, अध्यक्ष का कार्यकाल कितना होता है? 1 वर्ष का, महासभा का अध्यक्ष। महासचिव का कार्यकाल 5 वर्ष। न्यायाधीशों का कार्यकाल 9 वर्ष। अस्थायी सदस्य का कार्यकाल 2 वर्ष। स्थायी सदस्य का कार्यकाल अनंत, वे परमानेंट है। तो इस प्रकार सचिवालय न्यूयॉर्क में स्थित है। संयुक्त राष्ट्र संघ का सचिवालय बड़ा भव्य भवन है। देखिए, आप देख रहे हैं कितना विशाल भवन है, और ये सब बहुत महत्वपूर्ण स्थल है। अब सचिवालय के बाद अब हम आते हैं इसके कुछ अन्य निकायों पर।
और एक अन्य निकाय है सहायक निकाय। सहायक निकाय क्या है? जो कुछ समितियां बनाई जाती हैं कई बार किसी विशेष उद्देश्य से, इसे हम तदर्भ निकाय भी कह सकते हैं। तदर्भ यानी किसी काल के लिए अस्थायी समिति। इन समितियों को किसी खास उद्देश्य से बनाया जाता है और ये उद्देश्य से बनाने का, समितियों को बनाने का जिम्मा किसका है? सचिवालय का नहीं, सुरक्षा परिषद का नहीं, महासभा का। तो महासभा को यह अधिकार है कि वे विभिन्न विषयों के से जुड़े हुई समितियों का निर्धारण करे, उसके सदस्य निर्वाचित करे और समितियां बनाएं। उदाहरण के लिए एक समिति की यदि जरूरत पड़ती है जिसको अध्ययन करने का ये काम दिया गया है कि पिछले 50 वर्षों में विश्व के तापमान में परिवर्तन क्यों आया, कैसे आया, कितना आया, तो इसके लिए एक तदर्भ समिति बना दी गई। वो तदर्भ समिति और वो समिति जो है उसमें महासभा के कुछ सदस्य ही होंगे, सदस्य देशों के सदस्य होंगे जो एक्सपर्ट्स होंगे इस फील्ड में। उन देशों के सदस्यों से बनी हुई ये समिति अपना कुछ कार्यकाल रखेगी और उतने कार्यकाल के समाप्त होने पर वो अपनी रिपोर्ट सौंप देगी और समिति फिर उसके बाद अपने आप भंग हो जाएगी। ये तदर्भ समितियां कहलाती हैं जो सब महासभा के बैनर के नीचे काम करती हैं। इसके बाद अगला है कुछ इसके संबंधित संगठन। उदाहरण के लिए एक संगठन बड़ा महत्वपूर्ण है और वह है OPCW। OPCW क्या है? रासायनिक हथियारों पर निषेध के लिए संगठन। रासायनिक हथियार क्या होते हैं? केमिकल वेपन्स। केमिकल वेपन्स बड़े खतरनाक हथियार हैं और कई बार ऐसी शंका व्यक्त की जाती है कि कुछ देश केमिकल वेपन्स तैयार कर रहे हैं जो केमिकल्स के माध्यम से, रासायनिक द्रव्य के माध्यम से उन हथियारों को तैयार किया जा रहा है और ये बड़ा खतरनाक है। बहुत बड़े स्केल में इसका नुकसान होता है जनता को। केमिकल वेपन्स के नाम पर इराक पर अमेरिका ने हमला किया था क्योंकि उसे शंका थी कि इराक केमिकल वेपन्स का निर्माण कर रहा है। इसका जिक्र मैं किसी अन्य अध्याय में कर चुका हूँ। तो इन ऐसे हथियारों का निर्माण रोकने, ऐसे हथियारों की संभावनाओं पर नज़र रखने के लिए एक समिति बनाई गई है जो इस कार्य पर नज़र रखती है, इसके निषेध के लिए संगठन है। अगली समिति जो संयुक्त राष्ट्र संघ की है वह बहुत महत्वपूर्ण है और वो समिति है कार्यक्रम एवं कोष व्यापार एवं विकास सम्मेलन। मैं पुनः पढ़ दूं, कार्यक्रम और कोष व्यापार एवं विकास सम्मेलन, UNCTAD, UNCTAD, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, इसका फुल फॉर्म है। क्या है? यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, UNCTAD, संक्षिप्त में से UNCTAD कहते हैं। ये UNCTAD क्या था? एक तरीके से एक ऐसी संस्था थी जिसका उद्देश्य था व्यापार के मद्देनज़र आने वाले, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के मद्देनज़र आने वाली समस्याएं, संभावित समस्याओं का निराकरण करना। ये एक बहुत बड़ा मुद्दा था और एक बहुत ही महत्वपूर्ण संस्था थी अपने समय में। यद्यपि UNCTAD अभी भी अपने लक्ष्य में पूरी तरह सफल नहीं हो पाया क्योंकि विभिन्न देश व्यापार के मामले में विभिन्न तरह की मांगें रखते हैं जो एक दूसरे से टकरा रही हैं। पर UNCTAD के माध्यम से कम शांतिपूर्ण हल का प्रयास तो हो रहा है। तो शांतिपूर्ण प्रयास का हल ही तो संयुक्त राष्ट्र संघ का उद्देश्य है। तो एक संस्था है UNCTAD, दूसरी संस्था है UNEP विकास कार्यक्रम है। उसके बाद UNICEF, यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस, बच्चों के लिए है ये। मुख्य रूप से बाल कोष, इसका हिंदी में अनुवाद है बाल कोष।
और इसको संक्षिप्त में कहते हैं यूनिसेफ। उसके बाद जनसंख्या कोष, यूनाइटेड नेशंस जनसंख्या कोष कहलाता है UNDEPA। उसके बाद अगली है शरणार्थी उच्चायोग और विश्व खाद्य कार्यक्रम, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। ये जो संस्थाएं हैं, ये संस्थाएं एक तरीके से स्थायी संस्थाएं हैं और इन संस्थाओं का अपना एक जॉब प्रोफाइल है, इनका एक कार्य क्षेत्र है जो बड़ा स्पष्ट है। जैसा कि शीर्षक से स्पष्ट है, खाद्य कार्यक्रम, यानी ज़रूरतमंद देशों को भोजन पहुंचाने की व्यवस्था करना रॉ मटेरियल के रूप में। कई बार प्राकृतिक आपदा आने पर भी समस्याएं आ जाती हैं, भोजन नहीं पहुंच पाता, ऐसे समय भी भोजन की व्यवस्था करना। अकाल आदि में, भुखमरी आदि में, अफ्रीकी देशों में ये समस्या बहुत थी और हजारों लोग बेमौत मारे जा रहे थे अकाल, भुखमरी, बाढ़ आदि से। ऐसे में विश्व खाद्य कार्यक्रम, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम बहुत काम आता है। ऐसे शरणार्थी उच्चायोग, जैसा नाम से स्पष्ट है, विभिन्न देशों में जो शरणार्थी समस्या है उसके निराकरण के लिए जो है। तो ये संस्थाएं संक्षिप्त में किसको रिपोर्ट करती हैं या किसके मातहत कार्य करती हैं? आम सभा के मातहत। इसमें सुरक्षा परिषद का कोई लेन देन नहीं है। सचिवालय के नीचे आप देखेंगे महासभा से जुड़ी हुई संस्थाओं में एक लिखा हुआ है अन्य इकाइयाँ। जैसा ये बाकी इकाइयाँ मैंने बताया, जिसमें अंगटाड है, UNDP है, यूनिसेफ है, ऐसे ही कुछ अन्य इकाइयाँ और हैं। ये वाली जो इकाइयाँ हैं ये बड़ी स्थायी हैं और बहुत महती कार्य कर रही हैं अपने अपने क्षेत्र में। लेकिन कुछ अन्य इकाइयाँ और भी हैं जिसमें मानवाधिकार उच्चायोग है, मानवाधिकार उच्चायोग कार्यालय, उसके बाद संयुक्त राष्ट्र संघ का एक अपना कार्यालय या विश्वविद्यालय हम कह सकते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ का विश्वविद्यालय, जिसका एक अपना कार्यक्रम है, अपना उसका सिलेबस है। ऊंची शिक्षा देने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ के विचारों को छात्रों तक पहुंचाने के लिए जो इच्छुक छात्र हैं वो यहाँ पे अध्ययन कर सकते हैं और इस प्रकार संयुक्त राष्ट्र संघ से अपने तरीके से विद्यार्थी के नाते जुड़ सकते हैं। और उसके बाद है एक UN एड्स वो बीमारी है जो विश्व भर में बहुत बड़ी समस्या लेके खड़ी है। एड्स, तो एड्स, HIV एड्स जिसको कहते हैं, इसके लिए भी जो UN ने बहुत सारे कार्यक्रम किए हैं, बनाए हैं, योजनाएं बनाई हैं इस बीमारी को रोकने के लिए, कंटेन करने के लिए, इसको समाप्त करने के लिए, तो वो किसके मातहत? UN एड्स, AIDS। ये हो गई इसकी अन्य इकाइयाँ। अब अन्य इकाइयों के बाद आप देखेंगे नीचे आर्थिक और सामाजिक परिषद, जो अपने तरीके से महासभा से जुड़ा हुआ है। आर्थिक और सामाजिक परिषद बहुत ही महत्वपूर्ण संस्था है। आर्थिक और सामाजिक परिषद, ये सदस्य देशों का चुनाव आम सभा द्वारा 3 वर्षों के लिए इसमें किया जाता है। आर्थिक और सामाजिक परिषद में 3 वर्षों का चुनाव और सभी क्षेत्रों से इसमें सदस्य रहते हैं। सभी क्षेत्रों से तात्पर्य है भौगोलिक क्षेत्र, यानी हम ये मान सकते हैं कि महाद्वीपीय स्तर पर इनका चुनाव होता है और कुल सदस्य संख्या इसकी होती है 54। कितने देश हैं इसमें? 54 सदस्य देश हैं। और जैसा शीर्षक बता रहा है, ये आर्थिक और सामाजिक मुद्दों को देखता है। 3 वर्ष के लिए इसमें सदस्यों का चुनाव होता है। अब इसके कार्य के लिए कुछ आयोग हैं, विशेष कार्यों के लिए कुछ आयोग बने हुए हैं, जिसमें मानवाधिकार आयोग है, मादक द्रव्यों से जुड़ा हुआ आयोग है, ऐसे ही टिकाऊ विकास के लिए है और महिलाओं के विकास के लिए है। ये वे आयोग हैं जिनके
मातहत आर्थिक और सामाजिक परिषद कार्य करती है और अपने उद्देश्यों को पाने की कोशिश करती है। ये सामाजिक कार्य हैं, मानवाधिकार, मादक द्रव्यों को रोकने का कार्य, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, टिकाऊ विकास और महिलाओं का उद्धार, इसके लिए ये संस्था प्रयासरत है। आर्थिक और सामाजिक परिषद जिसमें 54 सदस्य हैं, अपने विशेष कार्यों के लिए तो आयोग बनाता ही है, इसके साथ ही कुछ और इसके क्षेत्रीय आयोग भी हैं। क्षेत्रीय आयोगों में पहला आयोग है आर्थिक आयोग, इकोनॉमिक कमीशन। आर्थिक आयोग यानी इकोनॉमिक कमीशन, जो अफ्रीका, यूरोप, दक्षिणी अफ्रीका और अमेरिका और कैरिबियन देशों के लिए हो। और उसके बाद दूसरी तरफ आप देखेंगे क्षेत्रीय एजेंसियां। ये एजेंसियां आर्थिक और सामाजिक परिषद के साथ जुड़ी हुई हैं क्योंकि ये वित्तीय सहायता के लिए हैं। इन एजेंसियों का जिसका अभी हम जिक्र करेंगे, ये वे एजेंसियां हैं जो वित्तीय मदद देती हैं, वित्तीय सहायता के एक तरीके से उनके बिना ये कार्य करती हैं। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO, खाद्य एवं संगठन FAO, फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, यूनेस्को, UNESCO, यूनेस्को, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन, संयुक्त राष्ट्र संघ, शैक्षणिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO, अंतर्राष्ट्रीय मौसम विज्ञान संगठन IMO और अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ। इतने इसकी विशेष एजेंसियां हैं जो वित्तीय सहायता के बिना कार्य करती हैं और ये विभिन्न मुद्दों पर, भोजन, फूड के मामले में, लेबर के मामले में, शिक्षा के मामले में, बच्चों के लिए और उसके साथ ही स्वास्थ्य के मामले में, मौसम के मामले में IMO, अंतर्राष्ट्रीय मौसम विज्ञान संगठन, IMO, M स्टैंड फॉर मेटीरियोलॉजी, इंटरनेशनल मेटीरियोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन, और अंतर्राष्ट्रीय दूर संचार संघ ITU। ये देखिए, इनको एरो के माध्यम से बताया गया है कि कैसे ये एक दूसरे से जुड़ी हैं। आर्थिक और सामाजिक परिषद, वैसे तो देखा जाए तो महासभा के बाद सुरक्षा परिषद, और सुरक्षा परिषद के बाद यदि सबसे महत्वपूर्ण कोई सी संस्था है तो वह है आर्थिक और सामाजिक परिषद। सुरक्षा परिषद जहां युद्ध के मामलों से जुड़े हुए, सुरक्षा से जुड़े हुए मामलों को लेकर शांति का प्रयास करती है, वहीं आर्थिक और सामाजिक परिषद सुरक्षा को छोड़कर बाकी अन्य जरियों से विश्व में शांति का प्रयास करती है। मैं ये बात स्पष्ट कर दूं। और इनके सबके बीच में आप देखेंगे आम सभा। आम सभा के ऊपर सुरक्षा परिषद और उससे जुड़ी हुई संस्थाएं जो विश्व में शांति का प्रयास सुरक्षा के मुद्दे को लेकर करती हैं। और आम सभा के नीचे आप देखेंगे वो संस्थाएं हैं जो विश्व में शांति का प्रयास सुरक्षा को छोड़कर बाकी अन्य जरियों से करती हैं। शांति के लिए जरूरी है कि विश्व में गरीबी ना हो, अपराध हटाने के लिए जरूरी है कि विश्व में गरीबी ना हो, सबका स्वास्थ्य अच्छा हो, सबको भोजन मिले, सबकी जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं वो पूरी हों, सबको अधिकार मिले, मानवाधिकार, सबको शिक्षा मिले। ये जो सारी बातें हैं, शिक्षा, अधिकार, भोजन, निर्धनता या धन, ये सब विश्व शांति के लिए बहुत अहम है। क्योंकि यदि मानव खुश है तो संभवतः युद्ध की संभावना नहीं होगी। युद्ध केवल राजनीतिक स्तर पर राजनेताओं के बीच में ही होगा, लेकिन यदि सामान्य जनता को ये सब चीजें पहुंचा दी जाएं तो संभवतः आर्थिक और सामाजिक परिषद का कार्य जो बहुत विशाल है वो UNO के जरिए काफ़ी कुछ पूरा होगा। मैं एक बार पुनः इस बात को कह दूं, सुरक्षा को लेकर विश्व में शांति की व्यवस्था करने का कार्य सुरक्षा परिषद और उससे जुड़ी संस्थाएं,
गैर सुरक्षा संबंधी मामलों को लेकर विश्व में शांति और शांति पहुंचाने का कार्य सामाजिक और आर्थिक परिषद के द्वारा। तो इस प्रकार दो श्रेणियों में बंट गया। आर्थिक और सामाजिक परिषद, ऐसा कहा जा सकता है कि यदि वह आम सभा का एक हाथ है तो सुरक्षा परिषद उसका दूसरा हाथ है, और ये दोनों हाथ मिलकर महासभा के निर्देशन में कार्य करते हैं। और महासभा संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्यों को सैद्धांतिक तरीके से पालन करते हुए सुनिश्चित करती है कि विश्व में शांति रहे। आर्थिक और सामाजिक परिषद के अंगों के बारे में बात करते हुए दो तीन जानकारियां और आपको जरूरी हैं। वो ये है कि इसका एक क्षेत्रीय आयोग भी इसके मातहत आता है, आम सभा के मातहत। मैंने आर्थिक और सामाजिक परिषद का जब जिक्र किया तो आपको बताया था यूनेस्को, WHO, IMO, ITU आदि आदि। लेकिन एक क्षेत्रीय आयोग है जो आर्थिक और सामाजिक परिषद से संबंधित ना होकर वह अपने तय एक स्वतंत्र संस्था है, और वह है विश्व व्यापार संगठन, WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ये वह एपेक्स संस्था है UNO की जो वैश्विक व्यापार के मुद्दों पर ध्यान देती है, समस्याओं का निराकरण करती है, सुनिश्चित करती है कि व्यापार जो है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, वह बढ़े फले फूले। अंकटाड का मैंने जिक्र किया था, UNCTAD, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। ये संस्था भी व्यापार को देख रही है, लेकिन कुछ विशिष्ट समस्याओं को लेकर इसकी स्थापना की गई है, कुछ मुद्दों को लेकर इसकी स्थापना की गई है। जबकि WTO जो है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वो एक स्थायी संस्था है, और स्थायी संस्था होने के नाते ये विश्व व्यापार के विभिन्न मुद्दों का अध्ययन करती है, उसको व्यापार को सुचारू रूप से चलाने के प्रावधान, प्रस्ताव आदि रखती है, सुनिश्चित करती है कि जो व्यापार एक पक्षी ना हो जाए। एक पक्षी का अर्थ ऐसा ये है कि जो शक्तिशाली देश हैं, जो धनी देश हैं, व्यापार उनके पक्ष में ना हो जाए। निर्धन देशों को भी इस अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में उचित स्थान मिले, इसका प्रयास WTO के द्वारा होता है। कई बार समय समय पर UNO को कुछ ऐसी संस्थाओं का भी निर्माण करना पड़ता है, ऐसी समितियों का, ऐसे अंगों का जो किसी खास उद्देश्य से बनी है। एक ऐसी समिति थी न्यासिता परिषद। न्यासिता परिषद, अब यह परिषद जो है वह भंग हो गया है, परिषद अब स्थगित हो गई है। लेकिन इसको बताने का उद्देश्य ये है कि किसी खास उद्देश्यों से स्थापित की गई कुछ परिषद, कुछ समितियां अपना उद्देश्य पूरा करने के बाद समाप्त हो जाती हैं। इस प्रकार हमने देखा संयुक्त राष्ट्र संघ की जो विभिन्न संस्थाएं हैं वे कैसे एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, कैसे एक दूसरे से संबंधित हैं और कैसे संचालित होती हैं। हमने स्पष्ट रूप से जाना महासभा कितनी अहम है, और ये जाना कि सुरक्षा परिषद और आर्थिक और सामाजिक परिषद, सुरक्षा परिषद और आर्थिक और सामाजिक परिषद, ये दो संस्थाएं एक तरीके से संयुक्त राष्ट्र संघ का संबल है, उनका कंधा है जिसके बल पर संयुक्त राष्ट्र संघ कार्य करता है। तो इस प्रकार संयुक्त राष्ट्र संघ के संगठन का एक खाका आपके सामने है, और अब आप समझ गए होंगे कि यह संस्था इतनी वैश्विक संस्था क्यों है और वैश्विक संस्था से तात्पर्य क्या है। इस सभी संस्थाओं में किसी एक देश के अधिकारी नहीं है, किसी एक देश का स्टाफ नहीं है।
ये सारी संस्थाएं अंतर्राष्ट्रीय होने के कारण बहुदेशीय हैं। विभिन्न देशों के सदस्य, विभिन्न देशों के अधिकारी इन संस्थाओं में पदस्थ किए जाते हैं अपने अपने देशों के द्वारा।